चलिए आज समझते हैं एल्किल हैलाइड का। आज लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक मतलब आज लगभग क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक में समझते हैं प्रतिलोमन क्या होता है, धारण क्या होता है और रेशमिक मिश्रण क्या होता है। प्रतिलोमन, प्रतिलोमन का मतलब इन्वर्जन, जो आपको बताया था SN1 SN2 ऑर्डर में। धारण, रिटेंशन क्या होता है और रेशमिक मिश्रण क्या होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं चीजें। उसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जैसे एक कार्बन, कार्बन के साथ में एक हैलाइड कंपाउंड, ये आपका हर चैप्टर में भी काम आएगा। इसमें एल्किल हैलाइड कुछ नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट हर चैप्टर में काम आते हैं, सभी चैप्टर में आपके काम आएंगे। ठीक, चलिए मान लेते हैं HCH3 और CH, ये आपका कंपाउंड है। ठीक है, इस कंपाउंड में से आप इसका डायमेंशन चेक कर सकते हैं। आपको कहा था विन्यास क्या होता है, विन्यास। विन्यास शब्द आपको बताया था क्या होता है। त्रिविम में जो भी आपके ग्रुप अटैच है उनकी व्यवस्था, त्रिविम में व्यवस्था को ही त्रिविम, 3 डायमेंशन, 3D। त्रिविम का मतलब क्या हो गया, जिसकी 3 विमाएं हो। त्रिविम में जो व्यवस्था होती है, ग्रुप किस व्यवस्था में जुड़े होते हैं, किस डायमेंशन में होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, विन्यास। विन्यास का मतलब आप क्लियरली आपको क्या दिख रहा है, इसको आप 3 डायमेंशन में इमेजिन करके देख सकते हो कि कार्बन इस पोजीशन पर है, एक्स इधर होगा, ये मेथिल ग्रुप इधर होगा, ऐसे करके। तो ये त्रिविम में जो व्यवस्था होती है 3 डायमेंशन। अब बोर्ड पे मजबूरी है, बोर्ड पे हम केवल 2 डायमेंशन दे सकते हैं, 3 डायमेंशन नहीं दे सकते। अब इसको 3 डायमेंशन में अगर व्यवस्था बना के देखें कि कार्बन बीच में होगा, उसके ग्रुप इस साइड में उस साइड में लगे होंगे, ठीक है, तो वो आपका विन्यास कहलाता है। अब चलिए मानते हैं कि अगर ये कंपाउंड है हमारा और ये कंपाउंड कोई रिएक्शन करता है, इस कंपाउंड को हम A मान लेते हैं, ये हमारा कोई कंपाउंड है, और अगर ये मान लीजिए रिएक्शन करता है किसी के साथ, उस रिएक्शन में क्या होता है, एक्स ग्रुप निकल जाता है। एक्स ग्रुप क्या होता है, निकल जाता है। जैसे मान लीजिए NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो X निकल जाता है, कौन आ जाता है, OH आ जाता है। ठीक है, जल के साथ रिएक्शन करता है, H2O के साथ में H निकल जाता है, OH आ जाता है। अमोनिया के साथ में रिएक्शन करता था, याद है, अमोनिया के साथ में रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। NH3 के साथ में रिएक्शन करता है, X निकल जाता है, NH2 ग्रुप आ जाता है, एमीन बन जाता है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा कंपाउंड A है और ये कोई रिएक्शन करता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है, जिसमें X निकलेगा और उसकी जगह कोई दूसरा आएगा। तो अब ये सोचिए कि X निकलेगा, उसकी जगह कोई दूसरा आएगा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी सोचना है क्या विन्यास बदलेगा, क्या डायमेंशन चेंज होंगे, वो भी सोचना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। अभी आप देख चुके थे SN1 ऑर्डर और SN2 ऑर्डर, SN1 ऑर्डर और SN2 ऑर्डर, उन दोनों में आपने क्या देखा था। SN1 ऑर्डर में आपने देखा था कि अगर ये कार्बन जो पॉजिटिव आयन बनाता है और अगर ये स्टेबल होता है, अगर ये कार्बन पॉजिटिव आयन बनाता है और स्टेबल होता है, तो फिर X यहां से निकल जाएगा, X को ये फ्री कर देगा, जाओ भाई निकलो यहां से, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अगर वो स्थायी है तो ही तो फ्री करेगा। अगर मान लीजिए X के जाने के बाद कार्बन पर प्लस चार्ज आता है लेकिन कार्बन स्थायी नहीं है, जैसे कि आपको क्या बताया था, CH3 बॉन्ड CH2 प्लस 1 डिग्री, ये स्थायी नहीं है। ठीक है, ये स्थायी नहीं है। चलिए यही बताते हैं ये स्थायी क्यों नहीं है। ठीक है, अभी मान लिया कि ये स्थायी नहीं है, अगर ये स्थायी हो जाएगा तो ये X को छोड़ देगा। अब ये क्या हुआ, X तो चला गया, अब X के जाने के बाद ये जो आपका ग्रुप बच रहा है ये आपका कैसा हो गया, अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब ये इस कंडीशन में रह ही नहीं सकता। जब कोई इस कंडीशन में नहीं रह सकता तो क्या वो Cl को जाने देगा, नहीं जाने देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझते हैं कि X मान लीजिए निकल गया, तो X के निकलने के बाद क्या होगा, ये ग्रुप आपका फ्री हो जाएगा, ये ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो जो नया ग्रुप होगा वो क्या करेगा, वो नया ग्रुप आपका या तो उसी साइड से भी आ सकता है और बैक साइड से भी आ सकता है, दोनों बातें हो सकती थी। ठीक है, तो चलिए यहां मानते हैं कि हमारा कार्बन है, CH3 है, बॉन्ड CH3 है, H है, और इसी डायमेंशन पे हमारा Y जुड़ गया। मतलब जिस डायरेक्शन पर X था उसी डायरेक्शन पर कौन जुड़ गया, Y जुड़ गया। ठीक है, अब दूसरी बात ये मानते हैं, कभी कभी हो सकता है Y इस डायरेक्शन से नहीं आएगा। मान लीजिए X बाहर नहीं निकल रहा, अब X बाहर नहीं निकल रहा है तो Y इस डायरेक्शन से अटैक करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर X और Y के बीच में प्रतिकर्षण कार्य करेगा, तो Y इधर से अटैक करता है। तो उस कंडीशन में आपका क्या कंपाउंड बनेगा, उसको दिमाग लगाते हैं। उस कंडीशन में आपका Y यहां अटैच होगा, ठीक है, यहां अटैच होगा, और ये आपका CH3 है, ये आपका CH3 है, और ये H। आपसे कहा था एक छाता जैसे उल्टा हो जाता है। ठीक है, अभी बरसात के मौसम में छाता ऐसा होता है,
ठीक है। अब हवा बहुत तेज आ जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो वही हो जाता है। तो दो बातें हो सकती हैं कि अगर x के विन्यास में समानता आ गई, वहीं पर y जुड़ गया, तो ये हमने मान लिया b बन गया, ठीक है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ा तो हमने क्या मान लिया, c बन गया। दो बातें हो गई, या तो वहीं जुड़ेगा या कहाँ जुड़ेगा, अपोजिट में। तो अगर ये कंपाउंड आपका कोई रिएक्शन दे रहा है तो उसमें दो बातें होती हैं, या तो उसी जगह पर उसी विन्यास में जुड़ जाता है, या फिर विन्यास परिवर्तित हो जाता है, बैक साइड से अटैक हो जाता है, तो वाई में आ जाता है। अब आपने देखा था SN2 ऑर्डर अगर फॉलो होता है, कौन सा ऑर्डर फॉलो होता है, SN2 ऑर्डर में क्या याद है आपको, क्या होता है, SN2 ऑर्डर में x नहीं निकलेगा, SN2 ऑर्डर में x नहीं निकलेगा, तो फिर y को कहाँ आना पड़ेगा, बैक साइड से। जब y बैक साइड से अटैक करेगा तब x कहाँ निकल जाएगा, बाहर। तो अब डायमेंशन चेंज हो गया, जैसे ही x बाहर निकलेगा ये CH3 जो है आपके, ये इस जगह को कवर करेंगे, y आपका इस जगह पर कनेक्ट हो गया, तो ये चीज हो सकती है। तो या तो b बनता है विन्यास में समानता वाले, a और b में क्या है, a और b में है विन्यास की समानता, और यहां हो गया विपरीत, मतलब अलग विन्यास में विपरीत विन्यास में जुड़ गया। तो ए और सी में क्या कनेक्शन आया, ए और सी में कनेक्शन ये आ गया कि ए और सी आपका कैसा हो गया, एक विपरीत डायमेंशन पे आ गया, ठीक है। तो अगर बी टाइप का कंपाउंड बनता है, यानी जैसा ए है उसी विन्यास में आपका नया यौगिक जुड़ता है, तो इसको बोलते हैं धारण। क्या बोलते हैं, धारण, यानी रिटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटेंशन। यानी कि अभिकारक के विन्यास के समान विन्यास वाला ही उत्पाद बने। कैसे, सुनिएगा, अभिकारक के विन्यास के समान विन्यास वाला ही अगर उत्पाद बनता है तो वो क्या कहलाती है घटना, धारण, यानी कि रिटेंशन कहलाती है, ठीक है। और अगर अभिकारक के विन्यास के विपरीत विन्यास वाला उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट बनता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रतिलोमन। इसको आपने पढ़ा था, इसको इन्वर्जन बोलते हैं, इसको रिटेंशन बोलते हैं। धारण को क्या बोलते हैं, रिटेंशन बोलते हैं, ठीक है। और प्रतिलोमन को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। समझ में आ गया, मतलब सेम टू सेम मिल जाए, सेम विन्यास वाला मिल जाए, जिस डायमेंशन पे जिस विन्यास पर x था उसी विन्यास पर कौन आ जाए, y आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, धारण, यानी कि रिटेंशन। और अगर अभिकारक से विपरीत विन्यास वाला उत्पाद प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिलोमन, ठीक है। अब ये आप पढ़ चुके हैं, कब x से y उसी डायमेंशन पे कब आएगा, विपरीत पे कब जाएगा, ये पढ़ चुके हैं। अगर x नहीं निकलेगा तो y कहां से आएगा, विपरीत से आएगा, तो ये मिलेगा, उसी से जुड़ जाता है तो ये मिलेगा। एक तीसरी बात और हो सकती है, वो तीसरी बात भी समझिए। तीसरी बात क्या हो सकती है, तीसरी बात ये हो सकती है कि आपको b और c का मिक्सचर भी मिल सकता है, b प्लस c, मतलब दोनों बातें। देखिए, मान लिया इसके 100 मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल आपके सेम टू सेम इसी में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, रिटेंशन कहलाएगा। आपके 100 के 100 मॉलिक्यूल आपके अपोजिट में जा रहे हैं तो क्या कहलाएगा, इन्वर्जन कहलाएगा। अगर मान लीजिए 50-50 डिवाइड हो जाए या 45-55 हो जाए, मतलब 50-60%, दो चार आगे पीछे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका B प्लस C बन सकता है। अगर B प्लस C बन जाता है तो इसे क्या कह देते हैं, ये होता है रेशमिक मिश्रण। क्या होता है, रेशमिक मिश्रण। रेशमिक मिश्रण का मतलब होता है 50% B टाइप और 50% आपका C, ये कहलाता है, रेशमिक मिश्रण कहलाता है, ठीक है। तो ये है आपका प्रतिलोमन, धारण और रेशमिक मिश्रण। यदि समान विन्यास वाला प्राप्त होता है तो वो धारण कहलाता है, विपरीत विन्यास प्राप्त हो जाता है उत्पाद का तो प्रतिलोमन कहलाता है। और अगर दोनों टाइप के बनते हैं, यानी दोनों का मिश्रण, यानी धारण का और प्रतिलोमन का जो मिश्रण होगा, 50% इन्वर्जन से बनने वाला कंपाउंड प्लस 50% रिटेंशन से बनने वाला कंपाउंड इक्वल टू क्या कहलाएगा, रेशमिक मिश्रण कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं एक विलोपन अभिक्रिया के बारे में। विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन जानते हैं, एलिमिनेट हो जाना, यानी बाहर निकल जाना। विलोपित मतलब गायब हो जाना, ठीक है। ये विलोपन अभिक्रिया होती क्या है, मान लीजिए जैसे आपने कोई कारक ले लिया, कोई भी आपने रिएक्टेंट ले लिया, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C, ठीक है, या CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ठीक है, कोई भी आपने ले लिया। अब क्या हुआ, अब इसमें से मान लीजिए कि अगर ये ग्रुप निकलता है और इसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप आ जाता है, ये ग्रुप निकल गया, इसकी जगह कोई दूसरा आ गया, तो उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। अब लेकिन मान लीजिए इसमें से कुछ निकल ही जाए लेकिन बदले में कुछ आएगा, ठीक है। अब क्या निकल जाए, जैसे मान लीजिए इसमें से H2O निकल जाए, इसमें से आपका क्या निकल जाए, H2O निकल जाए, इसमें से आपका क्या निकल जाए, HCl निकल जाए,
मतलब किसी भी अभिकारक में से, किसी भी रिएक्टेंट में से अगर आपका H2 निकल जाता है, Cl2 निकल जाता है, HOH H2O निकल जाता है, HCl निकल जाता है, अगर ये चीजें छोटे मोटे मॉलिक्यूल जो है आपके निकल जाते हैं तो वो रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है? विलोपन कहलाती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन निकल गया, किसी मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन निकल गया, मिला कुछ नहीं, बस निकल गया। अगर हाइड्रोजन निकल गया तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? उस रिएक्शन को हम कह देंगे विलोपन हो गया। किसका विलोपन हो गया? हाइड्रोजन का विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, क्लोरीन निकल गया, विहेलोजनीकरण, इसको हेलोजन बोलते हैं, विहेलोजनीकरण, यानी कि इसको बोल सकते हैं डिहेलोजनेशन, डिहेलोजनेशन। अगर आपका H2O निकल गया, वो तो सबको पता होगा, H2O निकल गया, हिंदी में क्या बोल देते हैं? नेचुरल बोल देते हैं, इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? डिहाइड्रेशन। क्या बोल देते हैं? डिहाइड्रेशन। और HCl निकल गया तो इसको क्या बोल देंगे? अब HCl में बेटा क्या है? हाइड्रोजन भी है, हेलोजन भी है, हाइड्रोजन भी है और हेलोजन भी है, तो इसको क्या बोल देंगे? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या बोल देंगे? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, हिंदी में क्या बोल देते हैं? विहाइड्रोहेलोजनीकरण। क्या बोल देते हैं? विहाइड्रोहेलोजनीकरण। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं अब कि इसमें से HCl निकलेगा कैसे। अब बता तो दिया भाई, विलोपन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं KOH से, KOH से कराते हैं, बोले सर KOH से कराओगे तो क्या होगा? Cl निकल जाएगा, के साथ चला जाएगा, OH आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए हाँ, वो तो बिल्कुल सही है, KCl के साथ चला जाएगा, यहाँ पर कौन आ जाएगा? OH आ जाएगा, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन इस रिएक्शन को हम ऐसा तो नहीं कराएंगे, इस रिएक्शन को कराएंगे अल्कोहल की प्रेजेंट में, यानी कि किसकी उपस्थिति में कराएंगे? अल्कोहल की उपस्थिति में कराएंगे। कौन सी रिएक्शन को? इसी रिएक्शन को जो आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। अगर अल्कोहल ना हो तो क्या रिएक्शन होगी? लास्ट टाइम बता दीजिए इस चैप्टर में, कि किसको ले जाएगा? Cl के साथ चला जाएगा, KCl बन जाएगा, Cl की जगह पे कौन आ जाएगा? OH। Cl एक लिविंग ग्रुप है, बड़े आराम से निकल जाएगा, OH यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हम अल्कोहल की अगर प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या होता है? तो जरा दिमाग लगाइएगा। तो यहां से Cl भी निकलेगा और यहां से बीटा कार्बन से H भी निकलेगा। यहां से क्या निकलेगा? Cl निकलेगा और यहां बीटा कार्बन से क्या निकलेगा? H निकलेगा। तो क्या हो जाएगा बेटा? यहां से अगर H निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? CH2, भाई 2 H बचे और एक बॉन्ड भी खाली हो गया। ठीक है, एक वैलेंसी भी फ्री हो गई और यहां पे क्या बचेगा? CH2, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड जनरेट होगा, यानी एल्कीन बन जाती है। क्या बन जाती है? एल्कीन बन जाती है। इसको तो आप लोग जानते हैं, 2 कार्बन है, एथ में डबल बॉन्ड, तो आपका इन। के किसके साथ जाएगा? Cl के साथ। के किसके साथ जाएगा? Cl के साथ जाएगा, क्या बनाएगा? KCl। अब देखिए यहां से निकला क्या क्या, यहां से क्या क्या निकला? बोले Cl भी निकल गया, H भी निकल गया, Cl भी निकल गया और H भी निकल गया। बोले ठीक है, H कहां से निकला है? बोले बीटा कार्बन से निकला है, H बीटा कार्बन से निकल गया, किसके साथ जाएगा? OH के साथ जाएगा, क्या बनाएगा? H2। ठीक है, बोले सर ये अल्फा बीटा कार्बन नहीं आ रहा, ये क्या है? अल्फा बीटा कार्बन ये क्या होता है? बोले मान लीजिए कार्बन 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 और यहां पे लगा हुआ है आपका X, तो X जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन आपका अल्फा कैटेगरी। X जिस कार्बन से अटैच है, ये जो आपका पहला कार्बन है ना जिसके साथ में X अटैच है, ये आपका अल्फा होगा। सिंपल, अल्फा के बाद क्या होगा? बीटा होगा, बीटा के बाद क्या होगा? गामा होगा, गामा के बाद क्या होगा? ओमेगा होगा। एक क्रम बना दिया। ठीक है, तो अब बताइए, अगर Cl इस कार्बन से जुड़ा है, अगर यहां से X निकलेगा तो इसकी तो एक वैलेंसी वैसे ही फ्री हो जाएगी, इसकी एक वैलेंसी वैसे ही फ्री होगी। H कहां से निकाले? तो H निकालते हैं बीटा, यहां से बीटा H निकालते हैं। अब जब यहां से भी H निकलेगा तो इसकी भी एक वैलेंसी क्या हो जाएगी? फ्री। भाई उसका क्या गया? Cl, इसका क्या चला गया? H, दोनों का एक एक चला गया। उस कंडीशन में क्या होगा? दोनों की एक वैलेंसी फ्री होगी, दोनों डबल बॉन्ड। अभी आगे देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहां पर आपका H एटम कहां से जाता है? तो ध्यान रखना है, कहां से जाता है? बीटा से। कहां से जाता है? इसलिए इसको एक नाम और दिया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा H विलोपन, एलिमिनेशन ऑफ बीटा H। ठीक है, यानी बीटा कार्बन से जुड़े हुए H का क्या हो जाता है? निष्कासन हो जाता है, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए Cl का क्या हो जाता है? निष्कासन हो जाता है, और अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड आ जाता है। क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड आ जाता है, एक एल्कीन बन जाती है। चलिए इसको आगे समझते हैं। चलिए, इसमें आपने समझ लिया कि अगर हम एथिल क्लोराइड की रिएक्शन KOH के साथ करा रहे हैं, एक एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जिसमें बीटा H कंपलसरी है, सबसे बड़ी बात ये समझना। अगर एक बात बता बेटा, अभी हमने क्या बताया कि आपका हेलोजन एटम कहां से निकलेगा? वो तो निकलेगा ही निकलेगा, वो तो अल्फा कार्बन से कनेक्ट है, वो तो निकलेगा ही, उसमें तो कुछ पूछ नहीं है। हेलोजन एटम कहां से निकलेगा? वो तो निकलेगा जहां भी जुड़ा होगा, उसके जिससे वो जुड़ा है वही कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा।
अल्फा के जस्ट बगल वाला क्या कहलाएगा? बीटा। एच कहां से निकलेगा? ये सवाल बनता है। एच कहां से निकलेगा? बीटा से निकलेगा। और जब अल्फा से हेलोजन निकलेगा, बीटा से क्या निकलेगा? एच निकलेगा, तो फिर दोनों कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। चलो ठीक है, इसके लिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है बीटा एच का होना। सबसे जरूरी क्या है? बीटा एच का होना। अगर बीटा एच हुआ ही नहीं, अगर क्या ना हुआ, बीटा एच ही नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? चलो करके देख लो। अब जैसे मान लो CH3Cl है। अब CH3Cl में तो कितने कार्बन है? एक कार्बन है, तो यही अल्फा है। बीटा तो हो नहीं सकता क्योंकि Cl तो इसी से जुड़ा हुआ है, तो अल्फा है। अब इसके बगल में क्या बीटा है क्या? नहीं। अगर मान लो यहाँ से Cl निकाल भी दे तो बताओ ये डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? किसी के साथ बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए बीटा एच होना कंपलसरी है। बिना बीटा एच के ये रिएक्शन होने वाली नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH। आईपीएसी नेम क्या होगा? आईपीएसी नेम क्या होगा? नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग देखेंगे भाई, स्पेशल चीज तो हमें क्लोरो ग्रुप दिख रहा है। अब ये यहां से पास पड़ रहा है, तो ये हो गया नंबर 1 कार्बन, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3, ये हो गया नंबर 4। ठीक है, ये हो गया नंबर 4। अब क्या होगा? ये आपका 2 नंबर पे लगा है, 2 नंबर पे लगा है, तो क्या बोल देंगे? 2 क्लोरो। क्या बोल देंगे? 2 क्लोरो। 2 क्लोरो हो गया। और नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 4। 4 में क्या होता है? ब्यूट। 1 में मेथ, 2 में एथ, 3 में प्रोप, और 4 में क्या होता है? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, एन। ठीक है, तो क्या हो गया? 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब चलिए इसकी रिएक्शन कराते हैं अल्कोहलिक की वजह से। इससे कराते हैं। अल्कोहल जरूर लगाना भी है, बिना अल्कोहल के ये रिएक्शन मत कराते हैं ना। अगर अल्कोहल ना हुआ तो फिर तो वही हो जाएगा, Cl चला जाएगा, कौन आके बैठ जाएगा? OH आके बैठ जाएगा। अल्कोहल में इसको OH को नशा हो जाता है, फिर ये बोलता है अब नहीं बैठेंगे, अब तो हमें H चाहिए। क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे। ध्यान रखना, ठीक है। जब तक नशा नहीं है तब तक तो सही काम करेगा। OH यहाँ पे आके बैठ जाएगा। जैसे ही अल्कोहल आ गया, अल्कोहल तो जानते हो ना, बस OH समझ लेना। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा भाई? Cl कहाँ से जाएगा? Cl तो जाएगा ही, यही लगा हुआ है। बोले अल्फा कौन है? अल्फा तो यही है, ये अल्फा है। अगर ये कार्बन अल्फा है तो समझो इसके बगल वाले बीटा है, तो बीटा कार्बन कितना है वो समझो। ये Cl आपका इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको अल्फा मानेंगे। अब अल्फा के बगल में, तो बगल में तो ये भी है, बगल में ये भी है, तो ये भी बीटा हो गया, ये भी बीटा हो गया। अब 2 बीटा हो गए, अब कंफ्यूजन हो गया। अब 2 बेटा हो गए। कितने बेटा हो गए? 2। तो जब 2 बेटा हो गए तो कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन क्या हो गया? H कहां से निकालेंगे भाई? Cl तो यहां से निकालेंगे। अब ये कह रहा भाई कहां से निकालोगे? जिसको निकालना है जल्दी निकालो। यहां से निकालना है कि यहां से निकालना है? डबल बॉन्ड बनाए। समझ में आया? तो एक वैज्ञानिक आ गए, सेटजेफ। क्या हो गए? सेटजेफ। सेटजेफ बोले भाई डबल बॉन्ड कहां बनाना? तो बोले डबल बॉन्ड वहां बनाना जहां से ज्यादा एल्किल समूह जुड़े हो। मतलब डबल बॉन्ड उन कार्बन के बीच में बनने चाहिए जहां ज्यादा से ज्यादा एल्किल समूह जुड़े हो। चलिए देखते हैं कैसे। तो एक बार हम मान लेते हैं कि यहां से निकलेगा, और एक बार मान लेते हैं यहां से। भाई दोनों काम करके देख लो। यहां से तो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ये अल्फा कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है? ये आपका अल्फा कार्बन है। ये आपका कौन सा है? बीटा कार्बन है। ये आपका कौन सा है? बीटा कार्बन है। ये कौन सा? ये तो गामा कार्बन। इसको छोड़ो, यहां से नहीं निकलने वाला, यहीं से निकलेगा, बीटा से। तो एक बार मान लेते हैं यहां से निकलेगा, एक बार मान लेते हैं यहां से निकलेगा। दोनों में एक बात है। तो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड यहां से तो निकल गया CH। ठीक है, यहां से H निकाल दिया। अब यहां से H निकालना तो क्या बचेगा? CH2। और बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, ये क्या बन गया आपका? ब्यूटीन। अब इसको ब्यूटीन बोलेंगे। क्यों? नंबर ऑफ कार्बन तो 4 है, 1 2 3 4। 4 में क्या होता है? ब्यूट होता है। यहां से बोलेंगे 1 2 3 4। ठीक है, 4 में क्या हो गया? ब्यूट। ब्यूट में डबल बॉन्ड आपका कनेक्ट है, तो एल्कीन में आता है, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्यूटीन। अब ये डबल बॉन्ड आपका कहाँ कनेक्ट है? 1 नंबर 2 नंबर। भाई आपने बोल दिया ब्यूटीन। ब्यूटीन में आपने क्या सोचा? ब्यूटीन में आपने सोचा ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, इन का मतलब डबल बॉन्ड। लेकिन सामने वाला कंफ्यूजन में भाई डबल बॉन्ड है कहाँ? यहाँ है कि यहाँ है? कहाँ है? यहाँ एक ही बात है। यहाँ होगा तो नंबरिंग इधर से करते, तो यहाँ है कि यहाँ है। तो हमने क्या कह दिया भाई? नंबर डाले दे रहे हैं, समझ लेना जाके। तो हमने कह दिया ब्यूटीन 1। समझ जाएगा भाई कि नंबर 1 कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड आपका कनेक्ट है, तो ये आपका हो गया ब्यूटीन 1। बोले ठीक। अब कहां से निकाल के देखें? बोले एक बार अब यहां से निकाल देखो। हम भी बीटा H है, हमने कहा चलो यहां से भी निकाल के देखते हैं। CH3 बॉन्ड CH, यहां से एक H निकालेंगे तो एक ही तो बचेगा। 2 है, एक निकल गया। और डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। अब इस पे कोई फर्क पड़ा नहीं, इस पे कोई फर्क पड़ा नहीं। यहां देख लो ध्यान से, CH3 CH3। यहां से क्या निकल गया? Cl, एक बॉन्ड फ्री हो गया, क्या बचा? CH।
यहाँ से आपका एक एच निकाल लिया, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। अब इसमें बताओ इसका आईपीसी नेम क्या होगा? बोले सर नंबरिंग कहाँ से करें? अच्छा ये बताओ डबल बॉन्ड की नंबरिंग दोनों तरफ से देखो, 1 2 2 नंबर से डबल बॉन्ड स्टार्ट, यहाँ से देखो 1 2 2 नंबर से डबल बॉन्ड स्टार्ट, तो आप कहीं से भी कर सकते हो 1 2 3 4 या 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। अब ब्यूटीन के नंबर कौन सा डालेंगे? तो इधर से भी 2 पे आएगा, इधर से भी कहाँ आएगा 2 पे, तो ये हो गया ब्यूटीन 2। अब बोले सर एक बात बताओ, संभावनाएं 2 हैं, संभावनाएं कितनी हैं? 2 हैं, तो अब कहां से निकालेंगे H? कंफर्म करो। तो हम कैसे कंफर्म करें? तो सेट जेफ कह गए थे वहां से करिएगा जहां से एल्किल समूह जाएगा। अब जैसे इसमें आप देखिए आपका डबल बॉन्ड यहां है, सेट जेफ के नियम को समझिए, डबल बॉन्ड आपका यहां। अब यहां से हम आपसे पूछे इन दोनों कार्बन से कितने एल्किल समूह यानी आर ग्रुप जुड़े हैं, तो आप कहेंगे केवल एक जुड़ा है, वो भी किससे? इस कार्बन से। इससे कोई जुड़ा है क्या? नहीं। इसके उधर कुछ है क्या? नहीं, एच है दो। ठीक। अच्छा अब यहां देखिए डबल बॉन्ड कहां है? यहां डबल बॉन्ड इस जगह पर है। अब हम आपसे पूछते हैं कितने एल्किल ग्रुप, कार्बन नहीं, नंबर ऑफ कार्बन इंपॉर्टेंट नहीं, कितने एल्किल ग्रुप कनेक्ट हैं, तो आप कहेंगे पहला तो ये कनेक्ट है और दूसरा ये कनेक्ट है। उस कार्बन से भी एक एल्किल ग्रुप है, भले छोटा है लेकिन है तो एल्किल ग्रुप, उस कार्बन से भी कनेक्ट है, एल्किल ग्रुप इस कार्बन से भी कनेक्ट है, इसमें 2 एल्किल ग्रुप है, उसमें कितना है? केवल एक एल्किल ग्रुप है। सर जी आपने क्या कहा था? डबल बॉन्ड वहां से निकालना जहां से ज्यादा एल्किल समूह आपको मिल सके, तो ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट, यानी ज्यादा बनने वाला। समझ में आया? ये ज्यादा मात्रा में बनेगा। ठीक है, अब एक आगे और चीज समझता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, एल्कोहल करता क्या है, एल्कोहल करता क्या है, थोड़ा उसके बारे में समझते हैं। तो एक लाइन, क्यूएच के बारे में आप जानते हैं ना, क्यूएच क्या करेगा भाई? क्यूएच तो है बेसिक है, बेस है। क्यूएच क्या करेगा? क्यूएच तो आपका पता है बेस है, और के प्लस OH माइनस आयनाइज्ड होगा, ठीक है, और प्लस आर बॉन्ड OH, आर बॉन्ड OH। अब समझ रहे हैं आपको मैकेनिज्म क्या है? के प्लस OH माइनस, OH माइनस H के साथ क्या बनाएगा? H2। ये माइनस किसके साथ? OH माइनस किसके साथ चला जाएगा? H प्लस के साथ, क्या बना लेगा? H2। अब बचा क्या बताओ? R बॉन्ड O माइनस और K। ध्यान समझ, R बॉन्ड O माइनस और K प्लस, ठीक। KOH का OH माइनस, KOH का OH माइनस R बॉन्ड OH में H को रिप्लेस करेगा, क्या बनेगा? ये एल्कोक्साइड। क्या बनेगा? एल्कोक्साइड। अब जैसे यहां पर C2H5 होता तो एथॉक्साइड, समझना ध्यान से, एल्किल है तो एल्किल ऑक्साइड एल्कोक्साइड, मेथिल होता तो क्या हो जाता? मेथॉक्साइड, एथिल होता तो क्या हो जाता? एथॉक्साइड। सिंपल। अब क्या होगा वो ध्यान समझ, इसको समझाते हैं। C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड C। ध्यान समझ, KOH किस में टूट गया? K प्लस में, OH माइनस में, OH माइनस ने एल्कोहल का क्या ले लिया? H ले लिया। अब क्या बचा? R बॉन्ड O माइनस। अब इसका काम R बॉन्ड O माइनस, R बॉन्ड O माइनस, O माइनस है मतलब इसके पास क्या है? लोन पेयर। अब लोन पेयर है तो ये अटैक करेगा, किसको अटैक करेगा? H को। किसको अटैक करेगा? H को अटैक करेगा, ठीक। तो R बॉन्ड O माइनस अपने इलेक्ट्रॉन पेयर थ्रो कर देता है H को। R बॉन्ड O माइनस ग्रुप, ध्यान समझ ना, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको थ्रो कर देता है? H को। H को थ्रो कर दिया। अब H को जब इलेक्ट्रॉन यहां से मिल रहे हैं, भाई जब H को इलेक्ट्रॉन यहां से मिल रहे हैं, कौन दे रहा है? वो दे रहा है, ले भाई इलेक्ट्रॉन मेरे से ले लो आके। तो फिर H क्या करेगा? बॉन्ड तोड़ के चल देगा। अब बॉन्ड तोड़ा, उसमें समझना, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर भी तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, बोलो। R बॉन्ड O माइनस ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? H को। भाई सीधी सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन किसको दिए जाएंगे? जिसके पास नहीं है, ठीक है। तो H को थ्रो कर दिए, Cl को थोड़ी ना दे देगा जाके, इसको थ्रो कर दिए। अब क्या होगा? H ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसको तो यहां से मिल रहे हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको आ जाएंगे? कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएंगे। किसके पास शिफ्ट हो जाएंगे? कार्बन के पास। ध्यान समझना, ठीक। अब इतनी कहानी समझ लिया कि यहां से कौन निकल गया? H निकल गया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास शिफ्ट होंगे? कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कार्बन एक तरीके से नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब जरा यहां की कहानी समझना क्या है। यहां आपको पता ही है कि Cl इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है।
तो Cl होता है आपका डेल्टा नेगेटिव और कार्बन कैसा होता है डेल्टा पॉजिटिव, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। बताओ इलेक्ट्रॉन खींच कौन रहा है Cl, तो Cl इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो Cl के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, जबकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन तो जा रहे हैं तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है लो है। कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है तो ये कार्बन क्या करेगा मदद तो कर ही रहा है तो कहेगा लो भाई इलेक्ट्रॉन रख देता है। जब ये कार्बन इन इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां शिफ्ट करेगा तो इस कार्बन को क्या लगेगा, चलो उधर Cl मेरे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इधर से आ रहे हैं तो फिर वो इलेक्ट्रॉन और ज्यादा बाहर निकलेंगे और फिर ये Cl आपका कहां निकल जाएगा बाहर, क्योंकि अब देखो H को यहां से इलेक्ट्रॉन मिले उसने ये वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, कार्बन ये इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां शिफ्ट करेगा तो कार्बन अपने ये इलेक्ट्रॉन पेयर को मजबूत मतलब थोड़ा सा कमजोर कर देगा, चलो ठीक है ले जाओ, तो कुल मिला के यहां से आपका क्या निकल जाएगा Cl। तो अब शुरू से समझते हैं हुआ क्या था। KOH किस में टूटेगा K प्लस में OH माइनस में, OH माइनस एल्कोहल से क्या निकालेगा H निकालेगा और यहाँ पर क्या बचेगा आपका एल्कोक्साइड आयन, क्या बचेगा एल्कोक्साइड आयन, यही आपका सबसे मुख्य चीज है। यहाँ पर एल्कोक्साइड आयन क्या करेगा H को यहाँ से निकालेगा, अब H को निकालेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर बचेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ शिफ्ट करेगा ये वाला कार्बन, तो ये आपका बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो जाएगा आगे बढ़ जाएगा, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, दूरी बढ़ती चली जाएगी, ये बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा टूट जाएगा। ठीक है, अब बताओ बचा क्या, अब ऐसे ही देख लो क्या बचा भाई, यहां से अगर Cl निकला तो ये कार्बन कैसा हो गया पॉजिटिव, ध्यान समझना, Cl निकला माइनस निकला तो ये कार्बन कैसा हो गया पॉजिटिव, यहां से H प्लस निकला तो ये आपका कैसा हो गया नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव है, ये आपका कैसा है पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पेयर है ही बॉन्ड बनाने के लिए, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन के रेडी हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। क्लोरोफॉर्म सब लोग जानते हैं, क्लोरोफॉर्म तो सब जानते हैं, ठीक है। CH3, अब इसको जरा ध्यान से रखना है, इसमें 3 Cl लगे हुए हैं तो ये एक प्रकार का ट्राई हेलो एल्केन है, क्या है ट्राई हेलो, इसमें 3 Cl लगे हुए हैं, ट्राई हेलो एल्केन है, ठीक है। अब इसमें ज्यादातर यूज पूछे जाते हैं, कोई इस चैप्टर में इसका बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, यूज पूछे जाते हैं, तो इसका सबसे पहला होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब कि कार्बनिक पदार्थों को घोलने के लिए विलायक के रूप में इसका यूज होता है, कार्बनिक पदार्थों को घोलने के लिए विलायक के रूप में इसका यूज किया जाता है। दूसरा होता है निश्चेतक। निश्चेतक क्या होता है निश्चेतना, मतलब कि जिसको सूंघने के बाद आदमी को मतलब चेतना ना रहे, सर दर्द, इस ऐसा भी नहीं होता बिल्कुल बेहोश हो जाएगा, नहीं, सर दर्द दर्द वगैरह वगैरह। और अब वर्तमान में ये ध्यान रखना, प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में इसका यूज R22 बनाने के लिए हो रहा है, क्या बनाने के लिए R22 बनाने के लिए हो रहा है, इसे फ्रेयॉन प्रशीतक भी, ये फ्रेयॉन प्रशीतक के लिए काम करता है, इसके लिए काम करता है फ्रेयॉन प्रशीतक के लिए। तो मोस्टली अभी तक ना ये पूछा जाता रहा यूपी बोर्ड में, अभी तक ये पूछा जाता रहा क्लोरोफॉर्म का यूज किसके लिए किया जाता है, निश्चेतक के लिए किया जाता है, मूर्छा के लिए किया जाता है, बेहोश करने के लिए किया जाता है, मरीज के लिए। अब उससे भी अच्छे आ गए, अब इसका प्रयोग नहीं करता, अब इससे भी अच्छे आ गए, ईथर वगैरह आ गए, उनका यूज करता है, सुविधाजनक हैं, अच्छे हैं, नुकसान भी नहीं है, इसमें बड़ी समस्या होती थी, ठीक है। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में करते हैं। अब R22 बनाने के लिए एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है, R22 बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, क्या करेंगे क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्लोरोफॉर्म में एक समस्या और होती थी, इसको निश्चितक के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन एक समस्या क्या होती थी पता है, अच्छा अभी इसको जो लैब में रखा जाता है, अभी भी अब लैब में तो जरूरत पड़ेगी, चलो बेहोश करने के लिए हमें ईथर मिल गया या कोई अन्य चीजें मिल गई, लेकिन लैब में या बहुत से औद्योगिक क्षेत्र में अभी भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। उसमें एक समस्या आती है कि इसको हमेशा जो है ना वो मतलब गहरे रंग की कांच की बोतलों में रखा जाता है, डार्क मतलब जैसे नीले रंग की या काले रंग की या ब्राउन कलर की ऐसी बोतलों में रखा जाता है, और अंधेरे में रखा जाता है। इसका रीजन क्या होता है उसको ध्यान से, क्लोरोफॉर्म अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, और अगर ये सनलाइट सूर्य का प्रकाश है तो उस कंडीशन में ये क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होकर बनाता है फाजिन गैस। कौन सी गैस बनाता है, फाजिन गैस। अब क्लोरोफॉर्म तो तब भी ठीक है, चलो बेहोश हो जाता था, थोड़ा सर दर्द करने लगेगा, ज्यादा मात्रा में नुकसान करने लगेगा, ये बिल्कुल जहरीली गैस है, ये बिल्कुल विषैली गैस है, समझ में आया, ये बिल्कुल विषैली गैस है। अगर ये बॉडी में जाएगी तो देखो इसमें CO है, कार्बोनिल ग्रुप है, CO अगर बॉडी में जाएगा ना तो जो रिजर्व ऑक्सीजन बॉडी में रखी है ना उसमें से भी O निकाल के CO2 बना लेगा,
बात समझे ना। ये कौन सी चीज है, CO। और CO गैस अगर बॉडी में गया, कार्बोनिल ये ग्रुप अगर बॉडी में पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, ये बॉडी में जो ऑक्सीजन रिजर्व है उसमें से कनेक्ट O को निकाल के क्या बना लेगा, CO2। यानी कि जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके घूम रहा होगा, पहुंचेगा, भाई क्या लेके घूम रहे हो, ऑक्सीजन लाओ हमें दे दोगी, भैया तुरंत खींच लेगा। इसलिए इसमें समस्या आती है कि क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग की कांच की बोतलों में भैया पहले प्रकाश नहीं पहुंचना चाहिए, बिल्कुल बंद करके रखा जाता है, ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचने देनी है, बिल्कुल कम कर देते हैं, ठीक है। होता है DDT। DDT क्या है, भाई बहुत ये लग रहा है बहुत बड़ी चीज पढ़ा है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन है क्या, कीटनाशी था, एक जमाने में था, ठीक है, बहुत है, इसका प्रयोग करते थे कीटनाशी के रूप में। कीटनाशी के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करते रहे, कहीं ना कहीं अपने हर जगह कीड़े ही कीड़े हैं, करते रहे होंगे कहीं ना कहीं प्रयोग उसका, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, इसमें पता चला भाई ये मलेरिया के मच्छर को भी खत्म कर देता। तब तो और अच्छी बात हो गई, कीड़े भी मारता, मलेरिया के मच्छर भी खत्म कर रहा, मलेरिया भी बहुत बड़ी बीमारी, अभी तक समाधान नहीं है, ठीक है। तो अब भाई चीज तो सही चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक समस्या आ गई। वो समस्या ये आ गई कि अगर ये किसी जीव जंतु की बॉडी में पहुंच जाता है तो ये वसा में संग्रहित हो जाता है, क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। मतलब कोई ऐसी चीज जो बॉडी में पहुंची, चलो ठीक है, 2 4 6 घंटे बाद निकल गई बाहर, पानी के साथ किसी भी तरीके से निकल गई, ठीक है, लेकिन ये अगर बॉडी में पहुंचा तो फिर ये क्या करता है, संग्रहित हो जाता है, जमा हो जाता है, वसा में हो जाता है, फैट। अब इसमें समस्या आने लगी, वैज्ञानिकों ने पता भी कि भैया इसके लिए नोबेल मिल चुका था, ठीक है। अब पता चलने लगा क्या हो रहा है, वसा में घुल जाता है, ये तो आगे जाके नुकसान करेगा, तो फिर इसको बैन कर दिया गया। कुछ जगह अभी भी चोरी चुपचाप चल रहा है, बहुत जगह चलता रहता है, ठीक है। तो इसको बैन कर दिया गया क्योंकि ये मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, लेकिन अभी भी इसके अवशेष के रूप में हम इसकी एक रिएक्शन पढ़ लेते हैं कि चलिए बनता कैसे था, ठीक है। चलिए DDT को कराने की रिएक्शन, इसको बनाने की एक रिएक्शन समझ लेते हैं क्या होता है। तो हम लोग क्लोरल का यूज करते हैं इसको बनाने के लिए। क्लोरल क्या होता है, ट्राइक्लोरो, 3 CL लगे होते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, क्लोरल बोलते हैं, इसका एक छोटा सा नाम है क्लोरल। क्लोरल की रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरोबेंजीन से, ये तो सब जानते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पैरा पे एक्टिव होता है, ठीक है, और ज्यादा उसका मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है, पैरा वाला बनता है, ऑर्थो पैरा पे एक्टिव होता है, यहाँ पे ही बनता है, यहाँ पे भी, ठीक। अब क्या होगा, ध्यान समझते हैं, जब क्लोरल की रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरोबेंजीन से, किससे कराते हैं, क्लोरोबेंजीन से कराते हैं, तब क्या होता है, बड़ा सिंपल है, यहाँ से OHH, इसको ध्यान से, ये आपका है O, यहां से आपका ये H और H, आपको इतना निकालना, ठीक है, यहां से O निकलेगा। अब पूरा का पूरा O अगर निकल जाएगा तो आपके 2 बॉन्ड फ्री हो जाएंगे, यहां से H निकला, यहां से H निकला। अब इस कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री होंगे, वो इससे कनेक्ट होगा, एक से इससे कनेक्ट होगा, तो क्या बन के रेडी होगा उसको देखते हैं। CCl3 बॉन्ड C बॉन्ड H, एक बेंजीन रिंग से वो इधर कनेक्ट होगा पैरा पोजीशन पे, और दूसरी बेंजीन रिंग से भी पैरा पोजीशन पे, क्लोरोबेंजीन से पैरा पोजीशन पे आपका, ठीक है। ये जो आपका कंपाउंड है ये है आपका DDT, क्या है, DDT, ठीक है। DDT का नाम क्या था, डाइक्लोरो, 1 2 डाइक्लोरो, डाइफेनिल, डाइफेनिल, डाइक्लोरो डाइफेनिल, सिंपल नाम है, डाइक्लोरो डाइफेनिल, डाइक्लोरो हो गया, डाइफेनिल हो गया, क्या लिखा है, ट्राइक्लोरो, भाई ट्राइक्लोरो, 3 CL लगे हुए हैं ना। अब लास्ट में क्या लिखा है, एथेन, एथ का मतलब जानते हो, 2 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन है कि नहीं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब एल्केन है, तो क्या हो गया, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है, इसको DDT बोलते हैं। इसका यूज पहले किस काम में किया जाता था, कीटनाशी के रूप में किया जाता था, लेकिन समस्या क्या हो गई, ये जीव जंतुओं में, मनुष्यों में वसा में संग्रहित हो जाता है, जमा हो जाता है, काफी दिनों तक जमा बना रहता है, इस वजह से ये आगे थोड़ी सी दिक्कत कर रहा था, इस वजह से इसको बैन कर दिया गया है प्रेजेंट टाइम में। तो इसको बनाते हैं क्लोरल और क्लोरोबेंजीन की सहायता से, आपका DDT बन के तैयार हो जाता है। तो ये एक टॉपिक है जो कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, इनको आप अलग से नोट डाउन कर लें।